गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग वर्गमूल से संबंधित जो चैप्टर था उसको समाप्त किए थे। जस्ट उसके बाद एक चैप्टर है घन तथा घनमूल। जिस प्रकार से हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल पढ़े थे, सेम कहानी इसमें भी वही बात है, मतलब दोनों सेम ही है, सिर्फ परिभाषा कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर भी दो वर्ड है, घन तथा घनमूल। इस घन शब्द को हम लोग दो जगह पढ़ेंगे। एक क्षेत्रमिति जब आएगा तो वहाँ पर भी एक घन आएगा, लेकिन वहाँ पर इसका परिभाषा कुछ अलग होगा, जबकि ये घन तथा घनमूल में इसका परिभाषा कुछ अलग है। जिस प्रकार से वर्ग में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब दो समान संख्या को युग्म के रूप में गुना करते हैं, उस गुना के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वो वर्ग संख्या कहलाता है। घन में जस्ट इसमें क्या करेंगे, जब कोई समान संख्या को खुद के साथ 3 बार गुना करें, इसमें 2 बार गुना था तो वर्ग, और घन में क्या होगा, 3 बार गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो घन कहलाएगा। तो मतलब ये 8 इस 2 का घन हो गया, मतलब 2 का घन कितना हो गया, 8। उसी प्रकार से अगर 4 का घन देखें तो 64, मतलब 4 को 3 बार गुना, इस प्रकार से। जबकि जब इसका वर्ग कर रहे थे हम लोग तो 4 गुना 4 कर रहे थे और इसको लिखते थे ऐसे 4 पे घात 2, और जब घन का बात होगा तो 4 पे घात 3, मतलब इस 2 के स्थान पे 3 आ जाएगा। कहानी में बाद बाकी और कोई चेंज है ही नहीं। तो मतलब दोनों चैप्टर सेम है, सिर्फ अंतर क्या है कि वर्ग में 2 संख्या को एक जैसे संख्या को खुद के साथ गुना करते हैं, जबकि घन में एक जैसे संख्या को 3 बार गुना करते हैं। तो वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल, इस दोनों चैप्टर में समानता है लगभग। तो 1 का अगर घन करेंगे तो आएगा 1, 2 का घन में आ जाएगा 8, 3 का घन करेंगे तो ये 27 आएगा, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि सबका इकाई का अंक देखो, 1 का इकाई का अंक 1 ही आया, 2 का इकाई का अंक 8 आ गया, 3 का इकाई का अंक 7 आ गया घन करने के बाद, 4 का इकाई का अंक 4 आया, 5 का इकाई का अंक 5 आया, 6 का इकाई का अंक 6 आया, 7 का इकाई का अंक 3 आया, 8 का इकाई का अंक 2, 9 का इकाई का अंक 9 और 0 का इकाई का अंक 0। अब यहाँ पे एक चीज़ पता चल गया क्या कि संख्या चाहे जितना बड़ा हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमको इकाई का अंक निकालने के लिए बोले घन करने के बाद, तो इसके लास्ट में अगर ये वाला संख्या आ जाए तो उसके घन करने के बाद लास्ट में ये आ जाएगा। कहने का मतलब कि कोई एक संख्या मान लेते ये संख्या है, और तुमको बोला क्या कि घन करने के बाद इसके इकाई का अंक में क्या आएगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 3 का घन करेंगे और इसका इकाई का अंक में जो है वही आंसर होगा। तो 3 का घन करने पे इकाई का अंक में 7 आया, तो मतलब कि ये जब इसका हम लोग घन कर लेंगे तो इसके इकाई का अंक में 7 ही आएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 5 है तो इकाई का अंक में 5 आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 6 है तो घन करने के बाद इकाई का अंक में 6 आएगा। अगर 7 दे दे तो इकाई के अंक में 3 आएगा। तो मतलब हमको सिर्फ इसी का घन याद रखना होगा जो लास्ट वाला है। तो जब इसका पूरा का घन ना करके सिर्फ इसका अगर घन कर दे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इकाई के अंक में कौन सा संख्या आएगा। तो ये घन से संबंधित सारा बात था। अब देखते हैं हम लोग घनमूल। तो घन का ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे वर्गमूल वर्ग का जस्ट उल्टा है कि 2 संख्या के समान युग्म को गुना करने से जो संख्या प्राप्त होता है ये इस 2 का वर्ग कहलाया। अब वर्गमूल क्या कहलाता था कि जो संख्या दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड में से समान संख्या में से जब एक संख्या को निकाल लेते हैं हम लोग तो उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल का चिन्ह ये था। इस प्रकार से देने के बाद इस 2 में से 2 बार 2 एक बार निकाल लिए, तो मतलब इस 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। तो जस्ट कहानी घनमूल में भी होगा। जैसे घन का परिभाषा दिए तो घनमूल का परिभाषा क्या होगा कि कोई जो संख्या दिया हुआ है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उस अभाज्य गुणनखंड में से 3 समान संख्या में से एक संख्या को हम लोग निकाल लेंगे, तो निकला हुआ संख्या ही उस संख्या का घनमूल कहलाएगा। तो वर्ग में भी जस्ट यही था कि जो भी संख्या दिया हुआ उसका गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद समान संख्या के युग्म में से एक संख्या को निकाल लेते थे, तो उसको हम लोग वर्गमूल कहते थे। तो वर्गमूल निकालने के लिए वहाँ पे हम लोग 2 तरीका पढ़े थे, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो घनमूल निकालने के लिए भी 2 तरीका है, लेकिन यहाँ पे भाग विधि नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा गुणनखंड विधि और एक अनुमान विधि है। गुणनखंड विधि और अनुमान विधि।
तो ये दोनों विधि आसान है, क्योंकि गुणनखंड में तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर तुमको पहाड़ा अच्छा से याद है, गुणनखंड करते हो तुम, तो फिर ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पे एक सवाल है क्या कि 85 184, 85 184। एक बात और कि हम लोग वर्गमूल को इस प्रकार से दर्शाते हैं, मतलब किसी संख्या के ऊपर अगर ये वाला चिन्ह आ जाए तो ये हम लोग बोलते हैं इसको वर्गमूल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट। तो घनमूल का चिन्ह होगा क्या, तो घनमूल का भी यही चिन्ह रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 आ जाएगा छोटा, तो ये हो जाएगा घनमूल का चिन्ह। तो जब कभी घनमूल निकालने के लिए दे तो इस प्रकार से रूट रहेगा और इसके आगे छोटा सा 3 देगा ये। तो इसका अर्थ होता है क्या कि उस संख्या का घनमूल निकालना है। तो जैसे देखो इस संख्या का घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड विधि जो हम लोग बचपन से गुणनखंड करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 9 18, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा ये, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 से विभाज्य होगा ये, 2 1 2 0, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड है ये, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड होगा ये, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूना 4। फिर 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। अब आ गया 1331। अब ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से जैसे विभाजित करेंगे तो 121 बार में कटेगा। फिर 11 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में। इस संख्या का गुणनखंड हो चुका। अब देखो इसमें 3 संख्या में से एक संख्या निकलेगा। ये 2 3 बार है, इसमें से 1 बार निकल गया। यहाँ पर भी 2 3 बार है तो 1 बार निकल गया। 11 3 बार है तो 1 बार निकल गया। तो मतलब कि इसका घनमूल कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 11। तो 2 दूना 4, 4 गुना 11, तो 11 चौके 44। तो ये था गुणनखंड विधि। इस प्रकार से हम लोग जब चैप्टर में सवाल आएगा तो गुणनखंड करके सवाल बनाएंगे। लेकिन अनुमान विधि से कैसे बनाएंगे सवाल, मान लो कि ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो वहाँ पे अगर इसी सवाल को बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग अनुमान विधि से वहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं। तो सवाल तो वही है 85 184, इसको अनुमान से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि दाएं तरफ से 3 अंक को छोड़ो। तो दाएं तरफ से 1 2 3 अंक लेने के बाद यहाँ पे एक लकीर खींच देंगे इस प्रकार से सीधा। अब 2 भाग आ गया, एक दाएं तरफ का 3 अंक का 1 भाग और बाएं तरफ का 2 अंक का 1 भाग है। यहाँ पे हमेशा दाएं तरफ से ही 3 अंक को छोड़ना है। अब सबसे पहले हम लोग इस लास्ट को देखेंगे कि लास्ट में क्या है, 4 है। तो किस संख्या को खुद के साथ 3 बार गुना करने से 4 आया था, तो ये 4 ही था। 4 को जब 3 बार गुना किए तो 64, तो लास्ट में 4 आया। तो मतलब इधर का जो घनमूल निकलेगा 4, इधर का घनमूल निकल गया 4। अब बाएं तरफ 2 अंक है 8 और 5, मतलब ये 85 है। अब किस संख्या को खुद के साथ गुना करने से 3 बार गुना करने से या तो 85 पूर जाए या फिर इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हम लोग देखें तो 2 से करेंगे तो 8 बहुत छोटा हो गया, 3 का घन करेंगे तो 27, तो भी बहुत छोटा, 4 का घन करेंगे तो 64, इसके लगभग बराबर जा रहा है, 5 का करेंगे तो 125, ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो 5 का घन नहीं लेंगे हम लोग, 4 का घन लेंगे। बताए क्या, या तो इसके समान हो जाए या फिर इससे कम हो, तो 4 ही लेंगे हम लोग। तो इधर का 4 और उधर का 4, तो हो गया कितना, 44। तो मतलब ये अनुमान विधि से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो मतलब घनमूल ज्ञात करने का 2 विधि, एक गुणनखंड विधि और एक अनुमान विधि। तो चैप्टर में जितना भी थ्योरी था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलो हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। अब देखते हैं चैप्टर में कौन कौन सा सवाल है। तो देखो 4.1 से घन तथा घनमूल चैप्टर स्टार्ट है। इसमें पहला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिपूर्ण घन है। तो घन चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या का गुणनखंड करेंगे और 3 बार सभी चीज़ आ गया तब बोलेंगे वह संख्या घन संख्या है, अगर नहीं आया तो घन संख्या नहीं है। तो गुणनखंड को अच्छा से सीखना होगा, तब घन तथा घनमूल और वर्ग तथा वर्गमूल में तुम कहीं नहीं फंसोगे। तो 3 से कटेगा ये, तो 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, मतलब 27 का गुणनखंड में आ गया 3 गुना 3 गुना 3। घनमूल निकालना नहीं है, सिर्फ तुमको बताना कि ये घन संख्या है या नहीं। तो 3 बार आ गया, तो अतः 27 घन संख्या है, घन संख्या है, यही हो गया इसका आंसर। घनमूल निकाल के बताना नहीं है, सिर्फ तुमको ये चेक करना कि ये घन संख्या है या फिर नहीं है। तो 1 नंबर का सारा बन जाएगा। 2 नंबर में वही बात है, तुमको चेक करके ही बताना। 3 4 यहाँ तक सेम सवाल है। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर में वही बात बताएगी क्या 243 एक घन संख्या है, तो बस ऐसे ही चेक करेंगे। तो हर एक चीज़ 3 बार आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 आ गया 3 बार और 5 आ गया 1 बार या फिर 2 बार, तब वो घन संख्या होगा ही नहीं।
मतलब हर एक चीज़ 3-3 बार अगर आ गया गुणनखंड में तब वो संख्या घन संख्या होगा। तो 5 तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 नंबर में पूछ रहा है कि 3 का घन निम्नलिखित में से कौन होगा। 6 नंबर से अलग सवाल है। पहला सवाल बोल रहा है क्या इसमें कि 3 का घन इनमें से कौन होगा, ऑब्जेक्टिव सवाल है ये। तो 3 का घन करेंगे हम लोग, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 होती है 27। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, ये सारा सवाल बनेगा। अब देखो 8 नंबर सवाल में रिक्त स्थानों को भरे, तो ये घन करके भर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 का देखो 2 नंबर सवाल कुछ अलग है, लेकिन आसान है। ये सिर्फ घुमाया है सवाल को और कुछ नहीं किया है। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 इसका घन निकालने के लिए बोल रहा। तब देखो सबसे पहले जोड़ लो, उसके बाद घन करो, मतलब सवाल आसान है, कोई दिक्कत नहीं सब सवाल में। तो 6 हो गया, 6 का घन 216, बस यही आंसर है। 10 नंबर ये भी बन जाएगा। चलो यहाँ तक पहले उतार लो, तब हम लोग 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखो 9 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि 3000 को निम्नलिखित में से किस संख्या से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण घन बन जाए। तो मतलब ये 3000 ना घन संख्या है ही नहीं, तो इसको किस से भाग दे ताकि ये परिपूर्ण घन बन जाए। तो हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल में भी पढ़े थे, गुना करने वाला और भाग देने वाला, इस दोनों को पहले समझ लो। ये भाग और ये गुना, दोनों में याद करो क्या पढ़े थे कि अगर कोई संख्या को वर्ग बनाना था तो उसमें क्या करते थे कि जो संख्या बच जाता था गुणनखंड करने के बाद, जो बचा उसको उसी से भाग दे देते थे, तब वो वर्ग संख्या बन जाता था। तो घनमूल में वही चीज़ होगा कि इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे, जो बचेगा उसी से भाग दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा वर्ग घन संख्या। और गुना में क्या था कि जो घट जाता था, मान लो कि संख्या का गुणनखंड कर दिए, सब 2 2 बार आ गया, 5 एक बार आ गया, तो मतलब 5 और एक बार चाहिए, तो 5 को और एक बार गुना करने के बाद तब वो वर्ग बनता था। तो घन में भी वही बात होगा कि गुणनखंड करने के बाद 3 बार सब आ गया, कोई 1 बार नहीं आया, तो जितना बार का कमी था उतना बार से गुना कर दिए, तब वो क्या बन जाएगा घन संख्या। तो वर्ग तथा वर्गमूल में वही बात था, घन तथा घनमूल में भी यही बात है। भाग का बात आएगा तो जो बचेगा उससे भाग दे देंगे, और गुना का बात आएगा तो जो घटेगा उससे गुना करेंगे, बस इतना याद रखना है इसमें। तो इसमें भाग देना, तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं इसका। तो 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 5 6 10, 2 0 उतरेगा, 1500 हो गया। फिर 2 से 750 आएगा, फिर 2 से 325 आ जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा ये, अब जाएगा ये 5 से। तो 5 से अगर घटाएंगे तो 5 6 30, 5 6 25, फिर 5 से 13, 3000 है ना, इसको घटाए तो 1500 आ गया, फिर इसको घटाए 750, फिर इसको 2 3 6, 225 325 आएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, 2 3 6 बचा 1 ना, तो 2 7 14, 2 5 6 10, अब ठीक है ना, 2 3 6 1 बचा, 2 7 14, 2 5 6 10। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 5 7 35 बचा 2, 5 6 25, फिर इसको घटाएंगे 5 से तो 15 15 5 75, फिर 5 से तो 5 3 15। तो देखो 3000 के गुणनखंड में देखो सबसे पहले 2 आ गया 3 बार, 5 भी आ गया 3 बार, लेकिन ये 3 एक ही बार आया, तो मतलब इस 3 को अगर इससे भाग दे दे तो ये 3000 पूरा घन बन जाएगा। तो यहाँ पे भाग दे के बताना नहीं है, सिर्फ ये पूछा है कि किससे भाग देंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था ये, तो हम लोग किससे भाग दे देंगे इसको 3 से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, ये आंसर हो गया इसका। अगर गुना करने बोलता तो और कितना 3 का जरूरी था, और 2 3 का जरूरी था, मतलब 3 गुना 3 और लाते, 9 से इसको गुना करते, तब ये फिर घन संख्या बन जाता। भाग देने के लिए बोलेगा तो जो बचेगा उससे भाग, गुना करने के लिए बोलेगा तो जो घटेगा उससे गुना। तो इसको उतार लो, ये 9 नंबर सवाल था। अब देखो 1 नंबर में ना बहुत सारा सवाल दे दिया है, टोटल 8 सवाल दिया है। फिर बात वही है कि चेक करना कि वो कौन घन संख्या होगा या फिर नहीं होगा, निकालना नहीं है घन, सिर्फ तुमको बताना होगा कि कौन घन संख्या है या फिर नहीं है। तो किसी को भी चेक करो। चलो 7 नंबर सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन अगर गुणनखंड सही रहेगा तुम्हारा तो एक भी सवाल तुमसे गलती हो ही नहीं सकता। तो इसको ऐसे भी देख के बता सकते हैं घन संख्या है ही नहीं, क्योंकि घन संख्या के लिए लास्ट में कम से कम 3 जीरो आना चाहिए, जबकि 3 जीरो है ही नहीं, इसके अंत में 1 ही जीरो है। लेकिन वो तो अनुमान हो गया, तो हम लोग गुणनखंड करके भी देख लेते हैं सवाल को। तो 2 से जाएगा ये, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, ये 0 आ गया।
फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 छक्के 12, 0। फिर 2 से जाएगा ये, 2 एका 2, 0, 2 अट्ठे 16, 0। फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 0। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से, 2 एका 2, 2 तिये 6, 2 पंचे 10। फिर 3 से जाएगा अभी, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड है ये, 3 एका 3, 3 पचे 15। फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब देखो 86, 40, इसके गुणनखंड में 2 कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, गुना 3 आ गया 3 बार। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 5 देखो एक ही बार आया है, जबकि 5 को 3 बार आना चाहिए था। तो अब हम लोग कह सकते क्या कि अतः 8 6 4 0 घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है। हो गया इसका आंसर ही। एकदम आसान सब सवाल है, सिर्फ ऐसे ही चेक करके बताना है। अगर गुणनखंड सही रहेगा तो एक भी सवाल तुमसे गलती नहीं हो सकता, और गुणनखंड गलत करोगे तो सवाल गलती होगा। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर में। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब नहीं चेक करना होगा, मतलब कि बहुत सारा इसमें होगा और कोई नहीं भी हो सकता, तो बस ऐसे ही चेक करेंगे, जो होगा वो है, जो नहीं होगा वो नहीं है। 13 नंबर में वही सवाल है कि जांच करके निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण घन है। देखो 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक जितना भी सवाल दिया ना, सिर्फ तुमको यहाँ पे अभ्यास करवाया हो कि बच्चा अधिक से अधिक अभ्यास करे और उस चीज़ को सीख जाए, क्योंकि किसी सवाल में कोई अंतर नहीं, सब में वही बात बोला कि कौन संख्या घन है या फिर नहीं है। तो यहाँ तक सब सेम सवाल था। अब देखो 14 नंबर से सवाल कुछ अलग होगा यहाँ से, कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात करें। अब यहाँ से घन करना तुमको, अभी तक घन चेक किए, लेकिन 11 नंबर से जो सवाल है ये घन ज्ञात करना होगा। 11 नंबर का 1 नंबर सवाल देखो। अब इसमें बोला गया कि 10 का घन, तो 10 का घन मतलब 10 पे घात 3, तो 1000, 10 गुना 10 गुना 10, यही आंसर हो गया। तो 11 नंबर भी सवाल बन जाएगा। ये 14 नंबर है ना, सॉरी ये 14 नंबर सवाल है। अब यहाँ पे देखो 15 नंबर से जो सवाल दिया ना, 15 से लेकर टोटल सवाल है किताब में 28 सवाल। ये 28 नंबर तक सवाल जो भी दिया ना, ये शब्द समस्या वाला सवाल दे दिया। कहने का मतलब कि यहाँ पे शब्द में लिख दिया है, उसको पढ़ना है, उसके बाद जो जो सवाल में बोला उसको लिख के तब सवाल को बनाना, मतलब ये शब्द में लिखा हुआ है, अंक इसमें दिया ही नहीं है। तो 14 नंबर तक पहले उतार लो, तब फिर हम लोग 15 नंबर से सवाल को देखते हैं। देखना 15 नंबर में बोल रहा है क्या सवाल, कि 2 उदाहरण लेकर दिखाए कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम संख्या होता है। तो कोई भी अगर विषम संख्या ले लें, कोई भी विषम संख्या, जब उसका घन करेंगे तो ये सवाल बोल रहा है क्या कि वो विषम संख्या ही होगा। तो यहाँ पे तुम स्वतंत्र हो, किसी भी विषम संख्या को ले सकते हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि माना कि प्रथम विषम संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन वो होना चाहिए विषम संख्या। 3 मान ली, ठीक है ना। तो अब देखो इस 3 का अगर घन करेंगे तो 3 का घन, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 3 9 9 3 27। तो देखो 27 एक विषम संख्या है ना। तो जो सवाल में बोला था उसके अनुसार ये सिद्ध हो रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन करेंगे तो हमेशा क्या होगा, विषम संख्या। और एक कोई उदाहरण ले लेते हैं। माना कि दूसरा विषम संख्या बराबर 5 ले लिए, तो 5 का घन, तो मतलब 5 पे घात 3, 125, ये भी विषम संख्या आ गई। इसी चीज़ को सिद्ध करना था। तो अतः किसी भी विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होगा। बस हो गया आंसर। ये प्रूव्ड करना था, ये सिद्ध करना था, ये आंसर नहीं है। ये सवाल में तो आंसर दे ही दिया कि विषम संख्या ही होगा, और हम लोग निकाल भी दिए। अब देखो 16 नंबर में सेम वही सवाल दिया है, सिर्फ विषम संख्या की जगह पे दे दिया वो सम संख्या। तो हम लोग यहाँ पे कोई सम संख्या को मान लेंगे, यहाँ पर भी किसी सम संख्या को मान लेंगे।
जब उसका घन करेंगे तो सम संख्या ही निकलेगा। तो पता ये चला विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या, और जबकि सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या। तो इसके बाद जो सवाल है ना 16 नंबर सवाल, अब आसानी से बना सकते हो, इसको उतार लो। ध्यान देना 17 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि किसी घन की एक भुजा 15 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। देखो घन पहले भी बताया कि घन दो जगह मिलेगा, एक तो इस चैप्टर में और एक मिलेगा क्षेत्रमिति में। तो घन अब जब यहाँ पे दे दिया तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हम लोग। ऐसे हम लोग क्षेत्रमिति में इसको पढ़ेंगे। तो घन बोल रहा क्या कि एक ऐसा आकृति जो 6 वर्ग से मिल के बना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं घन। और वर्ग के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं पहले। तो ये होता है घन जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ऐसा आकृति को ही घन बोलते हैं। तो एक भुजा दे दिया 15 मीटर, तो सभी भुजा क्या होगा 15 मीटर ही होगा सवाल के अनुसार। अब बोल रहा क्या कि इसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन हमेशा इस जितना भुजा देगा ना उसको 3 बार गुना करने के बाद निकलता है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो घन का आयतन, घन एक आकृति है, घन का आयतन तो भुजा को 3 बार गुना मतलब भुजा क्यूब, यही होता है इसका आयतन। मतलब इसका ये सूत्र होता है। जब क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो 15 का क्यूब कर दो, वही आंसर निकल जाएगा। हो गया ये आंसर। अब देखो आज के लिए अंतिम सवाल 18 नंबर, उसके बाद टाइप बदल जाएगा सवाल का। 18 नंबर सवाल में क्या बोला कि बताए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। मतलब सत्य और असत्य को बताना है। ये आसान होगा सवाल, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 18 नंबर में टोटल 7 सवाल है। पहला सवाल क्या बोल रहा है, किसी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। जस्ट इससे पहले जो 15 नंबर सवाल था उसमें देखे कि विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या ही होता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सम संख्या होगा, तो ये असत्य हो गया। जबकि विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या ही होगा, या फिर सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या ही होगा। लेकिन क्या बोल रहा है ये सम संख्या होगा, मतलब विषम संख्या का घन करेंगे तो सम संख्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब 2 नंबर में देखो, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया क्या कि हो सकती है, हो सकती है। इस बात को गौर करना। अब जब सत्य और असत्य में सवाल पूछता तो इस वर्ड को देता है, ये हो सकती है। और ये होता है अगर देता तो फिर सवाल का बात कुछ अलग हो जाता। क्या बोला कि एक अंक अगर घन करेंगे तो एक अंक का संख्या हो सकता है, सही बात है देना। एक अंक का संख्या इसका घन किया तो 8 आ गया, एक अंक का संख्या ही निकला। 3 का घन करेंगे तो अब देखो ये बदल गया, तो हो सकती है नहीं भी हो सकती है, तो मतलब ये सत्य है, हो सकती है ना, हो सकता है। 1 का घन किया तो 1 आ गया, 2 का घन किया तो 8 आ गया। और ऐसा लिख देता कि एक अंक का घन एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली ही होगा, तो ऐसा नहीं था। तब तो देखो ना 2 अंक भी आ गया, आगे करेंगे तो फिर 2 अंक आएगा, 3 अंक भी आ जाएगा, तो ये फिर गलत हो जाएगा। हो सकती है तो ये सत्य है, ये सत्य होगा। असत्य है, ये सत्य है। तो इसी प्रकार से पढ़ोगे और बनाओगे समझ के तो सारा बन जाएगा। तो आज हम लोग देख लिए कि कहाँ से, सबसे पहले इसका थ्योरी देखें हम लोग, और उसके बाद 1 से लेकर 18 नंबर तक सवाल को देखें। तो 1 से लेकर 18 तक बनाओगे, इसमें जो भी दिक्कत होगा तो आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग 19 नंबर से सवाल को देखेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लास्ट वाले वीडियो में 4.1 के बारे में डिस्कस किए थे, और उसमें हम लोग थ्योरी प्लस चैप्टर का 1 से लेकर 18 नंबर तक सवाल के ऊपर डिस्कस किए थे। आज हम लोग 19 नंबर सवाल को देखेंगे, और 19 से लेकर हम लोग 28 नंबर तक ही सवाल को पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का जो सवाल है उसको पढ़ना कोई ज़रूरी है नहीं। तो देखो 19 नंबर में जो सवाल लिखा है यहाँ पे 19 नंबर 20, 21, 22, 23, 24 ये सारा सवाल एक जैसा ही है। अगर इसमें से एक सवाल पता चल जाए तो शायद हम लोग से सारा सवाल बन सकता है। तो 19 नंबर सवाल में बोल रहा है क्या कि 128 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। मतलब यहाँ पे 128 ये घन संख्या है ही नहीं, तो इसको किसके साथ गुना करें ताकि ये परिपूर्ण घन बन जाए। तो हम लोग पीछे वाली वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए हैं कि जब किसी संख्या को भाग देकर घन संख्या पुराना हो या फिर गुना करके घन संख्या पुराना हो, तो 2 ही बात याद रखना है कि जो संख्या देगा उसका गुणनखंड करने के बाद जो बच जाएगा लास्ट में उससे उस संख्या को भाग दे देंगे तो बन जाएगा घन संख्या। इसमें वही बात है कि संख्या का गुणनखंड करने के बाद 3 युग्म जो पूरा लेगा उसके बाद जो संख्या बचेगा उस जो संख्या और चाहिए, मतलब कि मान लो कि 2 बार आ गया तो 2 और 1 बार चाहिए,
तो जो संख्या घटा उसी से गुना करेंगे तब वो हो जाएगा क्या, घन संख्या। तो भाग में क्या करना होगा कि जो संख्या बचेगा उससे भाग दे देना होगा। गुना में क्या करना होगा कि जो संख्या घटेगा उससे गुना करना होगा। तो अब इस सवाल में बोला गया कि किस चीज़ से गुना करें ताकि ये घन संख्या पुर जाए। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि इस संख्या का गुणनखंड करने के बाद जो घटेगा उसी से गुना करना होगा। तो सबसे पहले गुणनखंड आना चाहिए हम लोग को। तो ये 2 से कटेगा विभाज्य के नियम से। तो 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4, फिर 2, 2, फिर 2, 1। अब 128 के गुणनखंड 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 आ गया 7 बार, जबकि हम लोग को 2 चाहिए था 3 के गुणज में। तो 3 बार, 1 2 3, 3 बार 6 बार हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे 2 और 1 बार बच गया। तो मतलब ये 3 के गुणज में चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 7 बार ही आया। कहने का मतलब कि 2 या तो 3 बार आ जाए, 6 बार, 9 बार, 12 बार, इस प्रकार से आना चाहिए था 3 के गुणज में। लेकिन यहाँ पे 3 के गुणज में आया ही नहीं। मतलब कितना 2 का कमी है, और कम से कम 2 इसमें चाहिए, क्योंकि देखो ये 2 बच गया। तो इसको घन संख्या पूरा करने के लिए 2 और 2 चाहिए, तब ये क्या होगा, घन संख्या। तो मतलब 2 और 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 2, तो 2 गुना 4 से गुना करना होगा। तो मतलब 128 को हम लोग को 4 से गुना करना होगा, तब 128 बन जाएगा क्या, एक घन संख्या। इसी चीज़ को हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे कि अतः 128 को 4 से गुना करना होगा। अब इसमें एक चीज़ को और हम लोग समझ लेते हैं। अगर यही सवाल में बोल देता कि किस संख्या से भाग दे कि ये घन संख्या बन जाए, तो हम लोग देखें क्या कि 2 3 बार आ गया, 1 बार पूरा लिया ये 3, फिर से 1 बार 3 बार पूरा लिया ये, लेकिन और 1 बार यहाँ पे 2 बच गया। तो जो बचा उसी से इसको भाग दे देंगे, तो फिर ये बन जाएगा घन संख्या। तो भाग देने वाला जब सवाल आएगा तो जो बचेगा उसी से भाग देंगे। जब गुना करने वाला सवाल आएगा तो जो चीज़ घटेगा 3 बार पुराने से उसी चीज़ से गुना करेंगे। तो ये गुना करने वाला था तो 4 से गुना कर दिए, क्योंकि 2 और 2 चाहिए था, 2 दूना 4। और यही भाग करने वाला आता तो हम लोग लिखते क्या कि 128 को 2 से भाग करना होगा। तो सवाल को हम लोग दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर गुना करने के लिए बोलेगा तो ये वाला सवाल का आंसर होगा, अगर भाग देने बोलता तो आंसर इसका 2 आ जाता। तो इसी प्रकार का इसमें सवाल दिया हुआ है। तो इसमें 19 नंबर जो अभी बता दिए, उसके बाद 20, 21 और 22, ये तीनों सवाल एक जैसा है। 22 नंबर में 2 सवाल दे दिया, इसको तुम लोग बना सकते हो। तो मतलब 19 से लेकर 22 तक सेम सवाल है। इसमें से जो एक सवाल को समझ जाओगे सारा सवाल उससे बन जाएगा। तो सबसे पहले 19 नंबर को उतारो, तब फिर हम लोग 23 नंबर सवाल को देखते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये 22 तक नहीं, ये 28 तक सवाल ना सारा एक ही जैसा है। या तो किसी ने बोला कि गुना करने से घन संख्या बन जाए, या फिर भाग देने से घन संख्या बन जाए। चलो इसी में से हम लोग ना एक सवाल देखते हैं, 24 नंबर। इसने बोला क्या, ये जो संख्या दिया हुआ है ये घन संख्या है ही नहीं, तो इसको किससे भाग दे दे ताकि ये घन संख्या बन जाए। और ऐसे भी पता है क्या कि अगर लास्ट में 1 जीरो आ जाए तो घन संख्या हो नहीं सकता, लास्ट में कम से कम 3 जीरो आना चाहिए, तब वो घन संख्या हो जाएगा। तब बोल रहा है क्या कि 53,240 का एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो बस 2 ही बात याद रखो, जब भाग देने वाला आएगा तो जो बचेगा गुणनखंड में 3 बार में से उसी से भाग दे देना है। अगर गुना वाला सवाल आएगा तो जो चीज़ घटेगा उसी से गुना कर देना। तब देखो ये 2 से घटेगा, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूना 4, 0। गुणनखंड एकदम सही से आना चाहिए, तब एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता इसमें। फिर 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 0। अब ये 2 से जाएगा, फिर से 2 छके 12, बच गया 1, 2 छके 12, 2 5 10, 2 5 10, 6 6 12, 5 दूना 10, तो यह 22। अब ये जाएगा 5 से, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5, बचा 1, 5 3 15, बच गया फिर 1, 5 3 15, 5 का 5। अब फिर जाएगा ये 11 से, 121 बार में कट जाएगा। फिर 11 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में। अब देखो यहाँ पे 53
240 के गुणनखंड में 2 ठीक है 3 बार आ चुका है, 11 भी आ गया 3 बार, लेकिन देखो 5 एक बार ही आया है। अगर इस सवाल में बोलता कि किससे गुना करने से घन संख्या बनेगा तो और 2 5 चाहिए था, मतलब 25 से गुना करना होगा, लेकिन बोला क्या कि भाग देने से बनना चाहिए, तो मतलब कि जो बचा उसी से भाग दे देंगे, तो बच गया 5, क्योंकि ये 3 बार आया ही नहीं। तो लिखेंगे क्या कि अतः 53,240 को 5 से विभाजित करना होगा। जब इसको 5 से विभाजित कर देंगे तब ये बन जाएगा घन संख्या, लेकिन यहाँ पे बोला ही नहीं कि घन संख्या निकालिए, सिर्फ पूछा गया कि किससे भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे, तो यही हो गया आंसर। तो 28 तक सारा सवाल ही ऐसा है, इसको उतार लो और 1-2 सवाल को देखते हम लोग, तब चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखो आगे 25 नंबर में वही सवाल लिखा है कि 1188 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक परिपूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो फिर वही बात है, गुणनखंड करो, जो बचेगा उसी से भाग दे देंगे। 26 में वही बात है, अब इसमें गुना करने वाला आ गया, तो दिक्कत क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 19 नंबर से लेके 28 नंबर तक एक ही जैसा सवाल दिया, कोई अंतर नहीं किया सवाल में। फिर से वही बात है क्या कि इसको गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 36 आ गया, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 9 बार में, 3 बार में, 3 1, मतलब इस 72 के गुणनखंड में 2 तो आ गया 3 बार, लेकिन 3 2 ही बार आया। तब ये गुना करने वाला सवाल है, मतलब 1 और 3 से गुना करना होगा 72 को, तो अतः 72 को 3 से गुना करने पर घन संख्या बनेगा, बस यही है आंसर। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि 19 से लेकर 28 नंबर तक इसमें 2 ही बात किया है, इसमें 2 ही बात क्या है क्या कि घन संख्या बनाना, हम लोगों को घन संख्या बनाना है, लेकिन 2 ही बात पे, या तो जो संख्या दिया उसमें गुना करके बनाइए, या तो जो संख्या दिया उसमें भाग करके बनाइए। तो बस 2 ही बात याद रखो कि गुना में क्या करेंगे कि जो संख्या घटेगा 3 बार पुराने में से उसी को गुना करेंगे। जैसे इस सवाल में था कि 3 2 ही बार आया है, तो मतलब 3 और 1 बार चाहिए, तो इसलिए तब ये 3 बार पुर जाएगा, तब ये घन संख्या बनेगा। अगर यही सवाल भाग में आ जाता है तो 3 2 बार बच गया, ये 3 बार पूरा किया ही नहीं, तो 3 3 9 से इसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते, तो भी क्या बन जाता घन संख्या। तो ये पूरा चैप्टर में वही बात किया है, मतलब कि 19 से लेकर 28 नंबर तक यही सवाल है। अब रहा सवाल 29 से लेकर 34 तक, इस सवाल को हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये सवाल हम लोग 9th में पढ़ेंगे या फिर 10th में ये सारा सवाल आएगा, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे पढ़ाएंगे तो तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा ये सवाल, तो इसलिए हम लोग यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 28 तक ही सवाल को कंप्लीट करेंगे। और ऐसे भी 29 से लेकर 34 तक ये तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है, तुम्हारे एग्जाम में भी ये सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। तो आज हम लोग 4.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अगला चैप्टर होगा 4.2, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग घन के बारे में पढ़े हैं, घनमूल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। अब आगे का जो चैप्टर होगा 4.2 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब इसमें हम लोग घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, तो घनमूल के बारे में भी हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिए हम लोग, पहला जो इसका वीडियो बना उसी के ऊपर इसके बारे में डिस्कस किए हैं। और 4.2 में हम लोग घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो भी सवाल होगा उसको हम लोग आने वाला वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग 4.1 को कंप्लीट किए थे, तो पीछे का अध्याय अगर हम लोग देखें 4.1, तो इसमें हम लोग 2 वीडियो बनाए और पूरा चैप्टर को कंप्लीट किए। आज हम लोग 4.2 को पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से 4.1 में हम लोग घन के बारे में चर्चा किए थे, तो उसी प्रकार से 4.2 में सिर्फ और सिर्फ घनमूल के बारे में चर्चा होगा। तो अगर घन आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो फिर घनमूल बहुत आसान होगा, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा ही है। तो घन के बारे में हम लोग पढ़े क्या कि 3 संख्या को जब खुद के साथ गुना करेंगे, मतलब जैसे 2 है, 2 को 3 बार जब खुद के साथ गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होता था वो कहलाता था घन संख्या। अब यहाँ पे उल्टा होगा क्या कि आखिर ये 8 तो घन संख्या है, अब इस 8 का घनमूल क्या होगा।
इस चीज़ को जानेंगे हम लोग। तो ऐसे भी पहला वाला वीडियो में हम लोग थ्योरी के बारे में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये होता वर्ग का चिन्ह, और इस वर्ग के चिन्ह में अगर यहाँ पर छोटा सा 3 आ जाए तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाता। मतलब कि अब सवाल में हम लोग को निकालना क्या होगा, घनमूल निकालना होगा। तो 1 नंबर से सवाल घनमूल का ही दिया है। अब इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल लिखा गया कि √8 और उसके आगे छोटा सा 3 दिया, तो मतलब इसका निकालना क्या होगा, घनमूल। तो घनमूल के बारे में बताया गया कि जो संख्या दिया अंदर में उसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, और उसमें 3 एक जैसा संख्या जब आएगा उसमें से एक संख्या को निकालेंगे तो वही संख्या होगा घन संख्या। तो 8 का गुणनखंड कर दिया, तो 8 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 3 बार आया तो एक बार निकाल लेंगे, तो मतलब इस 8 का घनमूल निकल गया 2। अब देखो इसका जो 6 नंबर सवाल है उसमें थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। तो इसमें लिखा है क्या ये कि घनमूल निकालना है बराबर 8। अब किसका घनमूल 8 निकलेगा इस चीज़ को बनाना होगा यहाँ, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं कि यहाँ पे होगा क्या। तो इसको मान लेते कि यहाँ पे x है। अब इसे अगर x का मान निकाल दे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ याद करो कि जब इधर स्क्वायर था तो उधर जाके रूट में बदल गया था। मतलब अगर इधर वर्ग है तो उधर वर्गमूल, अगर इधर घन है तो इधर घनमूल। तो देखो अब ये घनमूल को दे दिया तो इधर ला के घन हो जाएगा। तो देखो इधर घनमूल है तो उधर जाके ये घन में बदल जाएगा। तो इधर सिर्फ x बच गया और 8 का घन। तो अगर 8 का हम लोग घन निकाले तो 512 आएगा। तो मतलब इस x के यहाँ पे 512 आएगा। तो बस ये इसका आंसर हो गया। तो 1 नंबर में टोटल 6 सवाल है। 6 सवाल को इसी प्रकार से बनाना हो। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल। तो देखो 2 नंबर सवाल में वही बात है कि घनमूल निकालना है। गुणनखंड सही से याद रखना होगा। गुणनखंड अगर गलत हो जाएगा तो फिर सवाल गलत होगा। तो देखो यहाँ पे 8 गुना 27 का घनमूल, तो दोनों का अलग अलग गुणनखंड कर लो। अगर डायरेक्ट याद है तो लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2। 27 का घनमूल 27 का गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3। अब इसी का घनमूल, तो घनमूल का चिन्ह यहाँ पे आ गया। अब देखो 2 3 बार है, एक बार निकल गया। 3 3 बार है, एक बार निकल गया। तो कुल मिला के 3 दूना 6 आ गया। तो मतलब 8 गुना 27 का घनमूल आ जाएगा 6। मतलब यहाँ पे गुना नहीं करना, अलग अलग गुणनखंड कर दो और 3 3 बार में से एक बार निकालो। तो 1 नंबर और 2 नंबर सारा सेम सवाल था। सारा सवाल को इसी प्रकार से बनाना होगा। अब देखो 3 नंबर से भी वही बात है कि निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। अब घनमूल ज्ञात करने का 2 तरीका हम लोग पढ़े हैं। जब थ्योरी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे तो वहाँ पे 2 तरीका बताए थे कि एक गुणनखंड होगा और एक अनुमान विधि होगा। तो लेकिन इसमें बोला नहीं है कि गुणनखंड से बनाइए फिर अनुमान विधि से बनाएं। जब सवाल में कुछ ना बोले तो हम लोग अनुमान विधि से नहीं बनाएंगे सवाल को, हम लोग इसको बनाएंगे गुणनखंड विधि से। तो देखो 3 नंबर में टोटल 12 सवाल है, उसमें से किसी एक सवाल को बनाते हैं। तो जैसे इसका 7 नंबर जो सवाल दिया है 10,648, इसी को बनाते हैं। पहले ही बोल चुके हैं क्या कि जिसका गुणनखंड बहुत अच्छा है उसका एक भी सवाल इसमें गलत हो ही नहीं सकता, उसका सारा का आंसर सही से निकले। तो सबसे पहले 2 से कटेगा विभाज्य के नियम से, क्योंकि अंतिम में सम संख्या है। 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर इसको हम लोग 2 से कटाएंगे। 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूना 4। फिर ये 2 से कटेगा। 2 एका 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एका 2। अब ये कटेगा 11 से, ये 11 का गुणज है 121 बार में। फिर ये कटेगा 11 से 11 बार में। फिर ये कट जाएगा 11 से 1 बार में। तब फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, तो 10,648 का गुणनखंड में घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 देंगे हम लोग। तो क्या क्या आ गया, 2 आ गया 3 बार और 11 भी आ गया 3 बार घनमूल। अब देखो 2 3 बार है तो 1 बार निकला, 11 3 बार है तो 1 बार निकला। तो 11 दूना 22, तो इसका आंसर निकल गया 22। तो मतलब अगर गुणनखंड सही रहेगा तो एक भी सवाल में नहीं फंस सकते हो। तो 3 नंबर का सारा सवाल को इसी प्रकार से बनाना होगा। तो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे देखते हैं सवाल को। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर सवाल, फिर से वही बात है कि घनमूल ही ज्ञात करना है। तो पहला सवाल दे दिया गया 27 गुना 343। अब इसका घनमूल निकालना है। तो अगर तुमको गुणनखंड नहीं आ रहा तो अलग पहले निकाल लो कि 27 का गुणनखंड निकाल लो, 243 का अलग से निकाल लो, उसके बाद तब इसमें बैठा देंगे हम लोग। तो 3 से कटेगा ये 9 बार में।
फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार। उसी प्रकार से 343 का भी निकाल लो अलग से, तो 7 से 49 बार में, फिर 7 बार में, फिर 7 1 बार में। मतलब कहने का मतलब हो गया क्या कि जिसका गुणनखंड एकदम बहुत अच्छा है, कहीं भी गलती वो नहीं कर रहा, तो 100% है कि सवाल उससे एक भी गलत हो नहीं सकता। अब देखो 3 3 बार है 1 बार निकाल लिए, 7 3 बार है 1 बार निकाल लिए, तो आंसर आ गया 7 21। तो हो गया ये घनमूल। तो 4 नंबर में टोटल सवाल दे दिया, ये 4 सवाल दिया, तो चारों सवाल को आसानी से बना सकते हो। सेम कहानी 5 नंबर में वही चीज़ की आई है। 5 का 1 नंबर सवाल दे दिया, ये 512 गुना 729। अब इसका घनमूल निकालना है। अब ध्यान देना 5 में भी वही बात है, तो ये 5 का 1 नंबर सवाल है। तो फिर से वही बात है कि अगर गुणनखंड नहीं आ रहा डायरेक्ट तो इसको अलग से कर लो। तो 512 का गुणनखंड 2, क्योंकि लास्ट में 2 है सम संख्या, तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा ये, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 2 3 6, 2 दूना 4 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 2 और फिर 2 से 1। ये हो गया 512 का गुणनखंड। उसी प्रकार से 729 का कर लेंगे अलग से, और ऐसे डायरेक्ट याद है तो बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और याद नहीं है तो गुणनखंड करो इसका, 3 से कटेगा ये, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 9, 3 1 3। तो 512 और 729 का ये गुणनखंड हो गया। अब इसको बैठा देते हैं हम लोग यहाँ पे। 512 में देखो 2 कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 2 पे घात 9 गुना 729 में 3 कितना बार, 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे घात 6। अब इसका घनमूल, तो 2 9 बार है तो 3 बार निकल जाएगा, 2 टोटल 9 बार है तो 3 बार निकलेगा। देखो इस 3 बार में से 1 बार, इस 3 बार में से 1 बार, इस 3 बार में से 1 बार, मतलब कि टोटल 9 बार में से 3 बार 2 निकल गया। अब देखो 3 6 बार है तो 2 बार निकलेगा, 3 3 बार में से 1 बार निकला, फिर 3 3 बार में से 1 बार निकला, है ना, 1 2 3 इसमें से 1 बार निकल गया, 1 2 3 इसमें से 1 बार निकल गया। तब ये घनमूल निकल चुका। अब ये तो चिन्ह देंगे नहीं, अब गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 गुना 3 करोगे तो 3 दूना 6, 3 4 3 12 के 2, 3 दूना 6 और 1 7, तो मतलब कि 72 आ जाएगा। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो 5 नंबर का सारा सवाल इसी प्रकार से बनाना होगा। तो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। अब देखो 6 नंबर में वही बात किया क्या कि घनमूल निकालना है, लेकिन अंतर क्या कर दिया कि सवाल को बहुत बड़ा रूप में दे दिया। बड़ा दे या फिर छोटा दे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात कि गुणनखंड सही होना चाहिए। गुणनखंड सही हो गया तो फिर आंसर एकदम सही निकलेगा। लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 1 2, यहाँ पे डबल अंक आएगा तो 1 0, 2 8 16। चलो देखो फिर से देखो, 2 6 12, 1 बचा, 2 7 14। अब देखो ये तो पूरा यहाँ तक कट गया। अब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 1 2 ये भी कट गया। अब यहाँ पे 2 अंक एक साथ उतरेगा तो 1 0 आएगा, तो 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 6 12, 2 4 8, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, फिर 2 7 14, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 6 12, अब 2 अंक उतरेगा तो 1 0, 2 8 16,
फिर 2 से 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 0, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा ये, 2 दूना 4, अब 2 अंक उतरेगा यहाँ पे तो 1 0, 2 नवा 18, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 5 10, ये 2 दूना 4 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 एका 2, 2 5 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से 2 एका 2, 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 5 10, 2 सते 14, 2 छके 12, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 तिये 6, 2 एका 2, 2 अंक उतरेगा 0, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 छके 12, फिर 2 एक ही अंक ना, 2 5 10, फिर 2 5 10, 2 तिये 6, 2 छके 12, 2 तिये 6, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 32,768। फिर ये 2 से जाएगा, लास्ट में सम संख्या अभी तक आते रहा है। फिर 2 से तो 2 एका 2, 2 छके 12, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा ये, 2 अट्ठे 16, 2 एका 2, 2 नवे 18, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0, 2 नवा 18, 2 एका 2। अब इसको अब किससे घटाना, अब इसको ध्यान से देख। अब आगे देखना, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से डिवाइडिंग होगा, 2 एका 2, 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 एका 2, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 छके 12, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 16 है यहाँ पे। तो फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1। देखो जितना भी बड़ा संख्या दे दो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर गुणनखंड सही होगा तो सवाल किसी भी शर्त में गलत नहीं हो सकता। सवाल था बहुत बड़ा, लेकिन गुणनखंड अगर सही है तो आंसर इसका हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी में बच्चा बोलेगा कि मेरे से आंसर निकला नहीं, तो उसका एक ही कंडीशन होगा क्या कि उसका गुणनखंड ही सही नहीं होगा। अब इस प्रकार से अगर टीचर बताए एक सवाल को इतना बड़ा, तब तो अगर इस चैप्टर में अगर 10 सवाल इस प्रकार से दे दे तो 3 दिन 4 दिन इसी में लग जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि गुणनखंड एकदम सही रखना होगा। अगर 8 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो गुणनखंड आना चाहिए बहुत अच्छा से, क्योंकि देखो बहुत बड़ा गुणनखंड होगा ये। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो अब इसका घनमूल निकालने के लिए बोला था ये, तो 13, 42, 17, 72, 8 इसी का घनमूल। अब देखेंगे 2 टोटल कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 बार 2 आया है। तो 2 पे घात 27। अब 27 बार 2 आ गया, अब इसमें से निकलेगा कितना बार, तो 3 3 में से 1 बार। तो देखो 1 2 3 यहाँ से 1 बार निकल गया गुना, फिर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक में 1 बार निकला गुना, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में 1 बार निकला गुना, फिर इसमें से 1 बार, उसी प्रकार से इस तीनों में से 1 बार
इस तीनों में से एक बार, फिर इस तीनों में से एक बार, फिर यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, इस तीनों में से एक बार, और लास्ट में ये 3 बचा, यहाँ से 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 27 बार 2 आया है। तो 27 बार में से 3 बार में से एक बार निकालना है, मतलब कि टोटल 9 बार 2 निकल जाएगा। अब टोटल 9 बार 2 निकला तो सबको गुना करो, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, इस प्रकार से टोटल को गुना करोगे तो आ जाएगा 512। तो यही हो गया आंसर। देखो सवाल देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत ही आसान। जितना भी सवाल दिया इस 6 नंबर में, टोटल सवाल को बहुत बड़ा रूप में दिया है। तो अगर गुणनखंड सही रहेगा तो सवाल गलत होने का चांस ही नहीं। तो इसीलिए इसमें जितना भी सवाल होगा 6 नंबर में, और इसको बच्चा सही से बना ले तो जान लो कि इसका गुणनखंड बहुत ही अच्छा होगा। तो पहले सवाल को उतारो, तब फिर आएगा सवाल, देखते हैं हम लोग। तो 1 से लेकर 7 नंबर तक सवाल एकदम आसान सब सवाल था। अगर गुणनखंड सही है तो सबका घनमूल निकल सकता है। मतलब सीधा सीधी बात है क्या कि 1 से लेकर 7 तक सिर्फ और सिर्फ तुमको घनमूल निकालने के लिए बताया गया। अब देखो 8 से लेकर 15 तक, 15 ही लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। इसमें भी घनमूल है, लेकिन आ गया क्या इसमें कि शब्द समस्या। इससे पहले वाला चैप्टर में भी हम लोग शब्द समस्या देखें, मतलब कि ये लिख दिया है, अब इसको पढ़ के समझना है, उसके बाद फिर आंसर निकालना है। तो देखो क्या बोल रहा है पहला सवाल में कि किसी घन का आयतन 729 घन मीटर है, तो घन की सभी भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन के बारे में हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, इस चीज़ को पहले से हम बता रहे हैं। तो जब क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे घन के बारे में पढ़ेंगे। तो घन एक त्रिविमीय आकृति होता है और ये 6 वर्ग से मिल के बनता है, तो ऐसा आकृति को हम लोग घन बोलते हैं, और इसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अब इसका देखो आयतन दे दिया है, तो ये 8 नंबर सवाल है। तो घन का आयतन दिया हुआ सवाल में, तो घन का आयतन बराबर दे दिया 729 घन मीटर। अब घन का आयतन होता है क्या, भुजा को 3 बार गुना करना, ये इसका आयतन होता है, सूत्र ही होता है ये 729। अब देखो इधर अगर घन है तो उधर जाके ये बदल जाता है घनमूल में, जैसे वर्ग था तो उधर जाके वर्गमूल में, उसी प्रकार से इधर का घन उधर जाके ये घनमूल में बदल जाता है। अब यहाँ से भुजा निकल जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला ही था कि भुजा ज्ञात करें। तो इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 9 गुण, ऐसे भी 3 का गुणनखंड करोगे तो भी आ जाएगा ये, या फिर हम लोग ये डायरेक्ट पता था कि ये 9 का गुणनखंड है, 729 9 का घनमूल है, तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर। मतलब जो चीज़ तुमको डायरेक्ट याद हो उसको तुम लिख सकते हो। तो 9 मीटर, तो घन का प्रत्येक भुजा आ गया क्या, 9 मीटर। तो इसका आंसर हो गया। अब 8 नंबर में देखो, 9 नंबर देखो, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 3375 घन मीटर है, तो इस घन की भुजा की लंबाई याद करें तो ये भी बन जाएगा। सेम सवाल है, दोनों में घन का आयतन ही दिया है, अब उसका घनमूल निकाल देंगे। 10 नंबर सवाल बोल रहा है क्या कि एक पेटी में चौक के डब्बे घन के रूप में रखे हैं, यदि कुल डिब्बे 2197 हो तो बताए कि प्रत्येक तह में डब्बों की संख्या, मतलब 10 में भी घनमूल निकालना है। क्या बताया ये कि अगर इधर से 3 रखा हुआ है तो इधर से भी 3 डब्बा रखा हुआ है, इस प्रकार से पूरा डब्बा को फुल कर दिया ये। तो मतलब ये घन के जैसा हो गया, इधर का 3 और इधर का 3 और फिर इधर का भी 3, मतलब 3 तरीक़ा से इसको सजा के रख दिया। तो टोटल कितना हो गया, 3 3 9 9 27, इस प्रकार से रखा है, ये घन के रूप में रख दिया इसको। अब इसका जो भी संख्या दिया ना, इसका घनमूल निकाल देंगे, तो मतलब कि इसमें जो संख्या दिया है 2197, इसी का हम लोग घनमूल निकाल देंगे। गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएगा घनमूल में वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, तब फिर देखते हैं हम लोग आगे का सवाल। अब आगे सवाल देखना, यहाँ पे 11, 12 और 13, ये सारा सवाल में जो संख्या दिया है ना, सिर्फ उसका घनमूल निकाल दो, वही इसका आंसर है। मतलब कि सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। तो 11 में लिखा क्या कि टोटल पत्थर रखा हुआ 42,875। अब बोला कि ये घन के रूप में रखा हुआ, तो घनमूल निकालेंगे, तो मतलब एक लाइन में कितना पत्थर होगा, इस प्रकार से सवाल बोल रहा है। तो 11, 12 और 13 सेम सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिया उसका गुणनखंड कर दो, उसके बाद 3 बार में से एक बार निकाल लो, घनमूल हो गया। अब देखो 14 नंबर सवाल, ये पीछे वाला चैप्टर में भी ये सवाल था। क्या बोल रहा है क्या इसमें 13 नंबर कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी ने बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसा
पैसे चंदा में दिए। यदि कुल चंदा 29,791 हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो आ ही गया, इसी में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 14 नंबर में कुछ अलग सवाल है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 26,244 को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए और उसका घनमूल भी निकालें। तो हम लोग पीछे वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे कि जब गुना करने वाला इस प्रकार से सवाल आया था तो उसमें जिस चीज़ का कमी था 3 बार पुराने के लिए उस चीज़ से गुना कर दिए, और भाग वाला जब आया था तो जो चीज़ बचा था उससे भाग दे दिए थे। तो सवाल वहीं तक था, लेकिन इसमें सवाल को आगे तक क्या बढ़ा दिया कि ऐसा करने के बाद, मतलब गुना करने के बाद आप उसका घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस चीज़ का इसमें कमी है, तो उसी चीज़ से गुना करेंगे, उसके बाद इसका घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले 2, 2 एका 2, 2 तिये 6, फिर 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा ये, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, 2 छके 12, 2 एका 2। अब ये 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 आठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 नवा 27, फिर 3 से कट जाएगा ये 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 ते 9, फिर 3 से, 3 आठे 24, 3 एका 3, 27 ते 81, 3 नवा 27, 3 ते 9, 3 एका 3। अब देखो इसमें 26,244 के गुणनखंड में आया क्या क्या, देखो 2 आया 2 ही बार, जबकि आना चाहिए था इसको 3 बार। अब 3 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 3 को आना चाहिए था 9 के गुणज, 3 का गुणज में, मतलब 3 का पहाड़ा में आना चाहिए था, जबकि 3 आया 8 बार। मतलब और एक 2 का कमी है, गुना करने के लिए बोला है, और एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए, क्योंकि और एक 2 देंगे तो 2 3 बार हो जाएगा, और एक 3 से गुना कर देंगे तो 3 9 बार हो जाएगा, और हम लोग को 3 3 के जोड़ा में 3 3 के पेयर में इसमें हम लोग को करना होगा। तो मतलब इसको 2 तिये 6 से गुना करना होगा, या इसका 2 और इसका 3। तो मतलब इसको लिखेंगे कैसे कि 26,244 को 6 से गुना करना होगा, गुना करना होगा। यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब बोला क्या कि गुना करने के बाद अब इसका घनमूल भी निकाल लिए। तो चलो इसको हम लोग ना गुना कर देते हैं 6 से और इसका घनमूल निकाल देते हैं, ये घनमूल का चिन्ह। अब देखो जैसे घनमूल निकालने जाएंगे तो 6 का गुणनखंड जैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो 6 का गुणनखंड में 2 और 3 तो आ गया, तो मतलब 2 हो गया 3 बार और 3 हो गया 9 बार। तब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, 2 को 1 बार निकाल सकते हैं और 3 को 2 बार निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 को गुना करने के बाद ये वाला 3 बार हो जाएगा और ये 9 बार हो जाएगा। तो 2 3 बार होगा तो 1 बार निकलेगा, 3 9 बार होगा तो 2 बार निकलेगा। तो 3 दूना 6, 6 तिये 18, तो आंसर इसका आ जाएगा 18। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको उतार लो, उसके बाद हम लोग लास्ट सवाल को देखेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। रुको यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे गलती हो रहा है। यहाँ पे ना 3 हो जाएगा 9 बार, तो मतलब 3 उतरेगा 3 बार, ठीक है, यहीं पे गलती था ये। तो अब हो जाएगा ये 54। तो देखो 6 से गुना करना होगा, अब 6 से गुना करने के बाद कितना आएगा 54। तो मतलब 2 आंसर जो किताब में दिया है ना, तो उसमें से सबसे पहले क्या दे दिया कि इसको 6 से गुना करना होगा, गुना करने के बाद तब इसका घनमूल आएगा 54। तो बस ये हो गया, इसको पहले उतार लो। अब इस चैप्टर का देखो लास्ट सवाल 15 नंबर। अब इसमें अनुमान विधि से हम लोग को घनमूल निकालना है। ये हम लोग पहला वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि हम लोग घनमूल को 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं, गुणनखंड और अनुमान विधि। तो 14 नंबर तक जितना भी सवाल बनाए ना, सारा सवाल को हम लोग गुणनखंड विधि से इसका आंसर निकाल दिया है। लेकिन अब बोला क्या 15 नंबर में कि 1331 का आप अनुमान विधि से घनमूल निकालिए, और उसके बाद फिर और 4-5 को उदाहरण दे दिया, बोला कि आप इसका भी निकाल सकते हैं, तो किसी का सबका निकाल लीजिए। तो इसमें नियम क्या बताए थे कि दाएं तरफ से 3 अंक को तुम पहले छोड़ दो, तो दाएं तरफ से 1 2 3 अंक के बाद एक लकीर दे दो इस प्रकार से। तो इधर आ गया 331 और इधर आ गया 1। जिसमें बताए थे क्या कि इधर 3 अंक जो आया उसके लास्ट में जो संख्या है ना, तो कोई एक ऐसा संख्या बताओ कि 3 बार गुना करने से लास्ट में वही संख्या आ जाए, मतलब 1। तो ऐसा संख्या क्या होगा, 1 ही होगा, 1 गुना 1 गुना 1, 1 आ गया।
तो मतलब इकाई के अंक में 1 आना चाहिए, तो क्या हो गया इसका 1, तो मतलब 331 का घनमूल निकल गया 1, मतलब इस साइड का। अब इधर बच गया 1। अब इधर का रूल क्या बताए थे कि कोई एक ऐसा संख्या बताओ कि उसको खुद के साथ गुना करने से ही संख्या पुर जाए, मतलब 3 बार गुना करने से वही संख्या पुर जाए, या फिर इससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 बार गुना करने से या तो यही संख्या पुर जाए या फिर इससे कम हो। तो 1 ही होगा, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इधर का हो गया 1 और इधर का 1, तो टोटल कितना आ गया 11। तो घनमूल निकल गया 11। अनुमान विधि बहुत ही आसान होता है। तो इसमें से और एक सवाल को देखते हैं। जैसे देखो और एक सवाल दे दिया इसमें 32,768। अब इसको अनुमान विधि से बनाना है, तो फिर दाएं तरफ से 3 अंक में लकीर डाल देते हैं। अब 768 इसका घनमूल, तो किस संख्या को 3 बार गुना करने से लास्ट में 8 आता है? तो कौन सा संख्या होगा ये? 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका निकल गया 2। अब इधर 32, अब किस संख्या को 3 बार गुना करने से या तो 32 हो जाए फिर 32 से कम। अब देखो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 बहुत कम है ये, 2 को करेंगे तो 8 बहुत कम है, 3 को करेंगे तो 27, 5 को करेंगे तो 125, तो ये तो होगा नहीं, मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, जो 32 से कम है, 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर उसके बराबर। तो इसका निकल गया 3, इधर का 3 और उधर का 2, तो आ गया 32। तो इसका घनमूल आ गया 32। तो अनुमान विधि से बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो इसको बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो देखो 4.2 हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग सवाल को देख लिए 1 से लेकर 15 नंबर सवाल तक। तो घनमूल चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये 4.1 और 4.2 में ही सारा सवाल को दिया हुआ था इसमें। तो दोनों चैप्टर को हम लोग अच्छी तरीक़ा से देख लिए। तो अब देखो इसमें जो भी सवाल जो YouTube में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत है किसी सवाल में तो आप नीचे कमेंट करें, आपको रिप्लाई वहाँ पे मिलेगा, या फिर जो भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है वीडियो में या फिर वीडियो के नीचे में, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे वाला चैप्टर कुछ हम लोग नया चैप्टर को देखेंगे, जिसका डिमांड ज़्यादा होगा। आप जो भी वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे कमेंट करें कि आपको इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग उसी चैप्टर को बनाने का। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।